मुस्लिम मोहल्लों, मुस्लिम इलाकों और मौलानाओं पर एक फिल्म की चर्चा हो रही है, अजमेर 92। इस फिल्म के एक्टर्स की चर्चा नहीं हो रही है, ना ही डायरेक्टर पर बात हो रही है, बल्कि चर्चा इसकी स्क्रिप्ट पर हो रही है। सवाल यही है कि अजमेर 92 के स्क्रिप्ट में ऐसा क्या है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म 30 साल पुरानी घटना पर बेस्ड बताई जा रही है। फिल्म में 250 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल की बात बताई जा रही है। तो क्या सच में अजमेर में 250 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था? अजमेर 92 कितना सच, कितना झूठ, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। अजमेर 92 क्या है? इस एक पोस्टर में ऐसा क्या है जिसे देखकर बवाल मच गया है। जमियते उलेमा हिंद के महमूद मदनी विरोध में आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बिफर गए। रजा एकेडमी के सचिव मौलाना खलील उर रहमान आग बबूला हैं। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती विरोध में आ गए हैं। अजमेर 92 एक फिल्म का पोस्टर है, तो सवाल यह है कि इसकी कहानी में कुछ ऐसा है जिसका विरोध होने लगा, या पोस्टर में कुछ ऐसा है जिसका विरोध हो रहा है। अजमेर में विरोध शुरू हो गया, दिल्ली में विरोध शुरू हो गया। दिल्ली और मुंबई में विरोध है, बरेली के मौलाना भी विरोध में उतर आए। अजमेर 92 में 92 का मतलब क्या है? साल है या फिर विक्टिम? इसे समझने के लिए वक्त के पहिए को 31 साल पहले ले चलना होगा। उस वक्त के अखबारों की हेडलाइन और खबरों को देखना होगा। ऐसी खबरें अप्रैल 1992 में राजस्थान के अखबारों से भरी रहती थी। ब्लैकमेल कांड, सेक्स स्कैंडल, कई तरह की हेडलाइनें चली। सवाल यही है कि इतने साल हो गए तो सजा किसको मिली? जांच में क्या निकला? कोई चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं? उस वक्त के अखबारों में क्या छपा? कोर्ट में क्या हुआ? किसको सजा मिली? कौन छूटा? सब एक एक करके बताएंगे। ये बात तकरीबन 31 साल पहले की है, जब सन 1992 में अजमेर में कुछ लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें शहर में चर्चा का विषय बन गई। उस समय शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की तस्वीरें अलग अलग जगह वायरल हो रही थी। खबरों का बाजार गर्म हो गया और कहा जाने लगा कि शहर में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है, जिसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और लड़कियों को जबरन टारगेट किया जा रहा है। इस खबर से उस वक्त की भैरव सिंह शेखावत की सरकार पूरी तरीके से सरेंडर हो गई थी और सरकार के हाथ पैर फूल गए थे, जिसके बाद अजमेर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अजमेर सेक्स स्कैंडल को भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा गया। अजमेर सेक्स स्कैंडल के बारे में उस वक्त के अखबारों में खूब छपा। आज एक बार फिर से अजमेर सेक्स स्कैंडल चर्चा में है, जिस पर फिल्म बनी तो विरोध हो रहा है। केरला स्टोरी कर्नाटक में इलेक्शन था, इसलिए बनाई गई। अभी अजमेर 92 फाइल्स जो है, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन इसलिए बनाई जा रही है, और ये जो है इसमें कुछ लोगों को सजा हो गई है और कुछ लोगों पे अभी एक केस चल रहा है, द मैटर इज सब जुडाइज। देखिए, इसमें सिर्फ खादिम समुदाय के नहीं, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, और कोई मुझे एक समुदाय बता दें जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं होते हैं, लेकिन आप पूरे समुदाय को कटोरे में खड़ा करेंगे। अब सबसे पहले 1992 में अजमेर में क्या हुआ था वो समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में स्कूल कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। ये आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अजमेर सेक्स स्कैंडल का आरोप शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती पर लगा था। अनवर चिश्ती थी, नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती, ये कौन है, कौन थे? पहले इसे समझ लीजिए। ये तीनों अजमेर के रसूखदार परिवार से संबंध रखते थे। 1992 में मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, नफीस चिश्ती अजमेर कांग्रेस का उपाध्यक्ष था और अनवर चिश्ती अजमेर कांग्रेस का संयुक्त सचिव था। तो सारे ही चिश्ती जो है वो दे आर नॉट पॉलिटिकल, और ये लोग जो है जिनके नाम है, तथाकथित नाम है, और जो जिनके सुप्रीम कोर्ट ने जिनको सजा दी है, वो उनको खादिम परिवार के साथ साथ वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी थे। किस पार्टी के थे? अब ये पार्टी तो अब वो लोग जाने, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, जैसा कि हमने सुना है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। मतलब इन आरोपियों के पास पैसा, सियासी पावर, सब कुछ था,
जब अजमेर का ये सेक्स स्कैंडल हुआ था। अब इस सेक्स स्कैंडल की शुरुआत कैसे हुई, मॉडस ऑपरेंडी क्या था, नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती ने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को टारगेट कैसे किया, वो भी समझिए। 90 के दशक में अजमेर में सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट हुआ करते थे। उस वक्त शहर की लड़कियां इसी दोनों रेस्टोरेंट में जाया करती थी। मीडिया में छपे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, जो कि खुली जीप, एम्बेसडर और फिएट जैसी गाड़ियों में घुमा करते थे, सामाजिक प्रभुत्व और पैसा उनके पास हुआ करता था। महंगे गिफ्ट देना और रेस्टोरेंट में लड़कियों को खाना खिलाना कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं हुआ करती थी। ऐसा ही वाकया कुछ उस दिन हुआ जब नफीस और फारूक चिश्ती दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जहां शहर की लड़कियां मौजूद थी और उन्होंने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को सभी को आइसक्रीम खिलाने के लिए कहा और उसके बाद उन लड़कियों से इनकी दोस्ती हो गई और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इन द ईयर ऑफ 1990s उस दौर में जो स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं और कुछ लड़के थे, उन लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा था और उन्होंने पहले एक लड़की या 2 लड़की को अपनी दोस्ती के जाल में फंसा, फिर उस लड़की से दूसरी लड़कियों को फंसा, फिर उनको रेस्टोरेंट और घुमाने फिराने, पिकनिक कराने, पार्टीबाजी के बहाने ले जाते थे ये लड़के। और ले जाने के बाद में इन लड़कों ने उनकी फ़ोटो वगैरह खींची, दोस्तियाँ करी, उनको गिफ्ट वगैरह दिए, फिर बाद में उनको फैलाया फुसलाया, फिर उनकी फ़ोटो वगैरह आने के बाद में उनके साथ रेप किया और एक एक सहेली के आधार पर फिर उन लड़कियों को बाद में ये वापस ले जाने लगे और उन लड़कियों को वापस ब्लैकमेल करा और फिर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते हुए उन लड़कियों के साथ में दूसरी लड़कियों को शामिल करने के लिए दबाव डाला। इस तरह से एक ग्रुप बनाकर ग्रुप बाय ग्रुप ये चलाते हैं। जिस कॉलेज की लड़की से फारूक चिश्ती ने दोस्ती का जाल बुना, वो कॉलेज शहर का नामी कॉलेज है। छात्रा से दोस्ती के बाद फारूक चिश्ती ने मॉडस ऑपरेंडी तैयार किया। एक दिन छात्रा को फारूक चिश्ती बहला फुसलाकर एक फार्म हाउस पर ले जाता है। फारूक चिश्ती वहां उस लड़की के साथ रेप करता है और बताया जाता है कि उस लड़की की रील कैमरे से न्यूड तस्वीरें भी निकाली और लड़की को धमकी भी दी। बात साल 91 और 92 की है, जिस वक्त मोबाइल और डिजिटल कैमरे का दौर भी नहीं था। उस वक्त तो कुछ खास लोगों के घर में ही लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, लिहाजा उस वक्त रील कैमरे से निकाली गई और उसके बाद अपने सबसे खासम खास दोस्त के कलर लैब में भिजवाई गई, जहां से फ़ोटो निकाली गई। उस वक्त मीडिया में छपे रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कलर लैब में से कुछ खास लड़कियों की आपत्तिजनक फ़ोटो निकाली गई और उसके बाद वहीं से ब्लैकमेल का दौर शुरू हो गया। एक शख्स ने ये पूरी कहानी लिखी, वो फ़ोटो कलर लैब से निकाली और उसके बाद लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाने लगा और कहा जाता है कि ब्लैकमेल करने के बाद उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता था। कुल मिलाकर सारी कहानी यहीं से शुरू हुई। लड़की को बार बार फार्म हाउस पर बुलाया जाता। फारूक चिश्ती उसके साथ रेप करता, ब्लैकमेल करता। हद तो तब हो गई जब फारूक चिश्ती ने नफीस और अनवर चिश्ती को ये बात बताई और उन दोनों ने भी लड़की के साथ रेप किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लड़की ने तंग आकर इससे छुटकारे की बात कही, रील मांगी, पुलिस से शिकायत की बात कही, तो उसको धमकी दी गई और रील के बदले में एक शर्त रख दी गई। ब्लैकमेल कांड में छपे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की को कहा गया कि वो अपने किसी कॉलेज से दूसरी दोस्त को फार्म हाउस पर ले आए। अगर वो ऐसा करती है तो उसको रील दे दी जाएगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रील से निकाले पोस्टर को पूरे शहर में बंटवा दिया जाएगा। लड़की खुद की और परिवार वालों की इज्जत को लेकर डर गई, पूरी तरीके से सहम गई और उसके बाद फिर वो अपनी कॉलेज से दूसरी दोस्त को उसी फार्म हाउस पर लेकर जाती है जहाँ पर उस लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया जाता है और उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है। और उसके बाद ब्लैकमेल का सिलसिला उस लड़की के साथ भी शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि दूसरी लड़की को लेकर आओ। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस फोटो को पूरे शहर में सर्कुलेट कर दी जाएगी। बताया जाता है कि लड़की के ब्लैकमेलिंग से शुरू हुआ सिलसिला दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी लड़की से होते हुए कब सैकड़ा पार कर गया, खुद पीड़ित लड़कियों को भी नहीं पता चला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 100 से ज्यादा लड़कियां इस सेक्स स्कैंडल में फंसी थी, जिनका रेप किया गया, कैमरे से फोटो ली गई और लैब से उन तस्वीरों का कलर प्रिंट निकाला गया और ब्लैकमेल किया गया। जो हकीकत है, क्योंकि मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि 200 लड़कियां थीं, कोई कहता 100 लड़कियां थीं, कोई कहता है इतनी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। कोई रिकॉर्ड पर ऐसी चीज़ नहीं है कि ना 100 लड़कियां, मैं तो रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कोई 100 लड़कियां या 200 लड़कियां, ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और इसके अंदर इनमें भी मुस्लिम लड़कियां भी थी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोर्ट का एक खुल्ला एक ऑर्डर है
कि उन्होंने कहा द नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स विल बी नॉट डिस्क्लोज, तो इसलिए जो है उनका नाम नहीं ले सकता। तो इसमें मुलजिमान ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही जाति के हों, मुलजिमान भी कई जाति के थे और लड़कियां भी कई जातियों के थे। टोटल महिलाओं के बयान न्यायालय में करीब 50 से 60 महिलाओं के बयान करीब करीब हुए थे, और इनमें बहुत सारी महिलाएं जो थी, इन 50-60 महिलाओं के अलावा वो लड़कियां उस समय सामने ही नहीं आ पाई, और चूँकि कुछ वो हाई प्रोफाइल घर से थीं, कुछ वो महिलाएं अपने आपकी बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो, इस वजह से सामने नहीं आई। कुछ की शादियां हो चुकी थी, कुछ की सगाइयां हो चुकी थी, तो वो लोग आए नहीं। अंदाज़ा है अपुष्ट जानकारी के अनुसार कि करीब 100 से 200 लड़कियां इसमें उस समय अजमेर की इन्वॉल्व हुई थी। ऑन रिकॉर्ड की 18 लड़कियां थी जो आई थी, 18 लड़कियों के ऑन रिकॉर्ड लोगों ने बयान दिए हैं अपने, वो आए थे। कुछ के बयान ट्रस्टवर्थी रहे, कुछ के बयान उन्होंने अपनी दोस्ती तक या अपने साथ जाने तक, अपने साथ में बदफैली होना स्वीकार किया। एक महिला ने अपने साथ में पूर्णतः फारूक चिश्ती के द्वारा करना और कहना बताया, और उस आधार पर वो केस अपहेल्ड रहा, और उन सब लोगों का रोल भी उसमें अपहेल्ड रहा। लड़कियों की फोटो रील कैमरे से निकाली जाती थी, इस रील को कलर लैब में दिया जाता था, और उसके बाद कलर लैब से लड़कियों की फोटो प्रिंट से निकाली जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि जिस कलर लैब में इस रील को प्रिंट होने के लिए दिया जाता था, उस कलर लैब के मालिक ने कुछ फ़ोटो अपने पास रख लिया था, और बाद में वो भी लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगा था। यानी लड़कियों का शोषण हर तरीके से होने लगा था, हर स्तर पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, लड़कियाँ पीड़ित होने लगी थी, वो टूट चुकी थी। और ये भी कहा जाता है कि पूरे शहर भर में एक हाथ से दूसरे हाथ सभी फ़ोटो पहुंचाई गई थी, और अजमेर शहर में ये फ़ोटो एक चर्चा का विषय बन गई थी। मैंने 30 मई 1992 के दिवस एक एप्लीकेशन या अपनी एक रिपोर्ट एसपी साहब को पेश की कि साहब मैंने इस तरीके से पाया है कि जो मौखिक निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे, वो मौखिक निर्देश पर मैंने जांच की तो पता लगा कि अजमेर शहर की कुछ लड़कियों और लड़कों को फोटोओं के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए उस समय आज के ज़माने की फ़ोटोग्राफी होती नहीं थी, उस समय क्लिक वाले फ़ोटो कैमरे चलते थे, जिनमें बाद में नेगेटिव डेवलप होते थे। वो नेगेटिव अजमेर की विभिन्न कलर लैब जो थी, 2 या 3 कलर लैब थी उस समय, एक अजमेर कलर लैब थी और एक भरोसा कलर लैब थी, वहाँ पर वो डेवलप हुए, और उन पर डेवलप होके उनके जो मालिक थे उन्होंने पर्सनल भी रख लिए अजमेर कलर लैब के मालिक में, और भरोसा कलर लैब का मालिक जो था महेश लुधानी, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, वो भी मुलजिम रहा, उसके खिलाफ भी ट्रायल चली और वो कन्विक्ट हुआ। अजमेर में चल रहे इस सेक्स स्कैंडल पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि इस सेक्स स्कैंडल में रसूखदार लोग शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब करीब 1 साल से चल रहा था। इस दौरान बताया जाता है कि एक ही कॉलेज की 6 लड़कियों ने अलग अलग वक्त पर सुसाइड भी कर लिया। तब ये मामला और भी गहराने लगा और आखिर में इस कांड का भंडाफोड़ हो ही गया। अप्रैल 1992 को अजमेर के ही एक स्थानीय अखबार ने सेक्स स्कैंडल का खुलासा कर दिया, खबर को छाप दिया। खबर छपी कि अजमेर शहर में सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जा रहा है। शहर के नामी स्कूल के कम उम्र की लड़कियों के साथ कुछ एक लड़कों ने बलात्कार किया है। शुरुआत में तो अजमेर शहर के लोगों को इस खबर पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ना ही इस मामले पर कोई लड़की खुल के सामने आई और ना ही किसी ने पुलिस में बयान दर्ज कराया। लेकिन उसके बाद 15 मई सन 1992 को अखबार में एक फ़ोटो छपी, धुंधले तौर पर उसमें आपत्तिजनक तस्वीर में कुछ लड़की और लड़के दिखाई दिए, जिसके बाद इस खबर से अजमेर में तूफान मच गया। ऐसा है कि 1992 के अंदर अखबारों की रिपोर्ट के आधार के ऊपर एक FIR दर्ज हुई। इसमें इस पूरी FIR में कोई विक्टिम गर्ल जो है वो सामने नहीं आई थी, और श्री हरि प्रसाद जी शर्मा उस वक्त DYSP थे, तो और धवन साहब उसमें SP साहब थे। तो धवन साहब के कहने पर DYSP साहब ने जो है वो उनके नाम से ये रिपोर्ट दर्ज है। FIR गंज थाने के अंदर दर्ज थी। और इस तरह से इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ। अखबार में खबर छपने के बाद मामला क्लियर हो गया। पीड़ित लड़कियों में से कुछ लड़कियां सामने आई, गवाही भी दी, केस दर्ज हुआ। 27 मई 1992 को पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत नोटिस जारी किया। सितंबर 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड की पहली चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इशरत था, पुत्तन इलाहाबादी थे, परवेज अंसारी थे और नसीम उर्फ टार्जन थे। तो इनको NSA में डाला गया। खैर बहरहाल ये है कि कोर्ट ने जो है उसको NSA उनसे हटा दी गई, फौरन 2 महीने में ही NSA से वो बरी हो गए।
और उसके बाद में फिर ये FIR चलती रही। FIR में इनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद में इन पे बाकायदा केस चलाया गया। यहाँ जो विक्टिम गर्ल्स थी वो अभी तक कोई सामने नहीं आई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर सेशन ट्रायल शुरू हुई। सेशन ट्रायल शुरू होने के बाद में इसमें 110/92 इसका केस नंबर पड़ा और टाइटल इसका था स्टेट वर्सेस पुरुषोत्तम वगैरह। तो इस टाइटल से ये केस चलता रहा। उसके बाद में जो है मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया और जैसा यूजुअली होता है प्रोसीजर जो होता है उनको जेसी भेजा गया। जेसी भेजने के बाद में पूरा ये ट्रायल यहाँ पर 91 से 98 तक चला। हालांकि जांच आगे बढ़ी तो मासूम बच्चियों और लड़कियों के यौन शोषण के इस मामले में 10 और आरोपियों के नाम जोड़े गए। 30 मई 1992 को गंज थाने में FIR दर्ज होती है। 18 आरोपी बनाए जाते हैं और 11 को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ आरोपी फरार हो जाते हैं, कुछ देश में ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कुछ विदेश भाग गए। 3 सितंबर 1992 को पहली चार्जशीट दायर होती है और 28 सितंबर 1992 को जिला अदालत में सुनवाई शुरू होती है। 18 मई 1998 को अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लुधानी, कैलाश सोनी, सैयद अनवर, हरीश और शमशुद्दीन। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 20 जुलाई 2002 को 8 में से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। परवेज, हरीश, कैलाश और महेश बरी हो जाते हैं। तो पुरुषोत्तम उर्फ बबना नंबर 1, उसके बाद में महेश लुधानी, हरीश लुधानी, परवेज अंसारी, शमशू बिश्ती, सलीम उर्फ टार्जन, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, कैलाश सोनी, ये लोग इनके अंदर जो है मुलजिमान थे। अनवर चिश्ती, ये लोग मुलजिमान थे। इसमें जमानत कितनों को मिल चुकी है? इसमें से ज़मानत शुरू में जो ज़मानत के लिए बात हुई थी तो चूँकि बहुत हाईलाइटेड केस था और मीडिया ट्रायल था एक तरह से, तो उसमें शुरू में ज़मानत के लिए बहुत परेशानी हुई। लेकिन फर्स्ट ज़मानत अजमेर से जो हुई है वो मैंने ही कराई थी, नसीम उर्फ टार्जन की, 11 अक्टूबर 1992 की बात। तो फर्स्ट ज़मानत उसकी हुई। बाकी दूसरे मुलजिमान की ज़मानतें हाई कोर्ट से होती रही धीरे धीरे। और बाकी कई मुलजिमान तो जो है अंदर रहे और 10 साल अंदर रहे। तो यहाँ कोर्ट ने, माननीय सेशन न्यायालय ने इन्हें आजीवन कारावास दिया था। हाई कोर्ट ने इन्हें जो है अंडरग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंडरग्राउंड पे छोड़ा दिया। 10 साल की सज़ा हो रही थी करीब। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के बीच नाचता रहा। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामला चलता रहा। अप्रैल 2001 में मेन आरोपी नफीस चिश्ती गिरफ्तार होता है। 2003 में उसकी आजीवन कारावास की सजा को 10 साल कर दिया जाता है। 2005 में इकबाल अरेस्ट होता है। 2007 में फारूक चिश्ती को फास्ट ट्रैक कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। बाद में उसकी सजा को 10 साल कर दिया गया और वो अपनी सजा भी काट चुका है। 2018 में सुहेल सरेंडर करता है। 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, ये 3 ही व्यक्ति थे। इनके ऊपर चार्जेस किस तरीके के लगे थे और क्या मतलब उसमें एक्यूज जो बने थे, पर्पस ऑफ जो क्राइम था और जो क्राइम क्या था उनके ऊपर? क्राइम तो यही था कि मैं डिफेंस लॉयर हूँ तो मैं यही बोल सकता हूँ कि 376 था, 120B था और इसी तरीके से और भी कई धाराएं थी, लेकिन मेन 376 और 120B था। ठीक है, इसमें फारूक चिश्ती क्या बरी हो गए हैं? फारूक चिश्ती अंडरग्राउंड के अंदर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से छूटे। ठीक है, और अभी कितने अभी इसमें हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है? ट्रायल चल रही है, वो ट्रायल चल रही है। एक तो इकबाल बम्बई वाला है करके कोई, और एक नफीस है, एक बबलू है जो कि अमेरिका में रहता है। हालांकि हमने कोर्ट को उसका एड्रेस भी दे दिया था लेकिन उसको जो है प्रोड्यूस नहीं किया गया। और एक ज़मीर है, एक सुहेल है। इन 5-6 आदमियों के ट्रायल अभी पेंडिंग है। जब पहले दौर में ये केस चला, मैं आपको इसका थोड़ा सा स्टेटस बता दूं। पहले दौर में केस चला तब इसमें 10 मुलजिम थे। बाद में एक मुलजिम फारूक चिश्ती की ट्रायल अलग हुई और अभी वर्तमान में 5 मुलजिमों की ट्रायल चल रही है। एक अन्य मुलजिम अलमास महाराज कभी भी शुरू से 92 से लेकर अब तक आया ही नहीं, वो अमेरिका में सेटल्ड है और फरार चल रहा है। और जब शुरू में इसमें ट्रायल हुई तब अजमेर में दिनेश चंद जी दलेला सेशन जज थे और उनके बाद में KL व्यास साहब ने इसमें फैसला सुनाया। उसमें जो 10 मुलजिम थे उन सबको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। केवल एक विक्टिमा इसमें
अपने बयानों में खरी उतरी थी, बाकी विक्टिमा या तो होस्टाइल हुई या उनके बयान विश्वसनीय नहीं पाए गए। लेकिन एक परिवादी का बयान विश्वसनीय पाया गया, वो बयान सुप्रीम कोर्ट तक अपील रहा। हाई कोर्ट में भी इनकी लाइफ की सज़ा मेंटेन रही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इनको अंदर रहते हुए 10 साल से अधिक का समय हो गया है, इसलिए ये सज़ा इनके लिए पर्याप्त है, और इस तरह का ऑर्डर करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिनिश किया था। ये चार्जशीट 18 आरोपी, 145 से अधिक गवाही और 17 पीड़िताओं के बयान के बावजूद कई आरोपी बरी हो गए, कई तो जमानत पर रिहा है और कई तो देश छोड़कर फरार हो गए थे। फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक तौर पर पागल घोषित करवा लिया था और उसके बाद 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की सज़ा को लेकर एक फैसला दिया कि आजीवन कारावास के संबंध में फारूक चिश्ती अधिकांश समय जेल काट चुका है। उसके बाद फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती अजमेर में शान से घूमते हैं और पूरी इज्जत पाते हैं। लेकिन अब फिर से अजमेर का सेक्स स्कैंडल कांड चर्चा में है। वजह है अजमेर 92 फिल्म। लेकिन आरोपियों के वकील ने एक वाकया बताया, जब कोर्ट में गवाही के लिए एक महिला 6 से 7 महीने पहले आई थी, तो उसने क्या कहा था, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। कि एक लेडी अभी करीब 4-5 महीने पहले इसमें एविडेंस देने आई थी, करीब 7-8 महीने पहले। उसने ये कहा कि यार अब तो मेरे पोते पोती हो गए, अब भी आप मेरे को गवाही के लिए बुलाओगे। आप सोचिए, विम्सिकल, आई एम द एडवोकेट ऑफ अक्यूज्ड, बट मेरे लिए कितना शेमफुल या कितना डाउनवर्थ ये बात रही कि एक लेडी जिसके साथ 1992 में ये एपिसोड हुआ और वो 2023 में बयान देने आ रही है, उसकी फैमिली वालों को छुपा के बयान दे के आ रही है। पीआर आई, वो पीआर आके बता रही है कि मैं पीआर आई हूँ 2-3 दिन के लिए, बता के। तो मतलब आप सोचिए कि वो अपने पोते पोती को भी नहीं बता के आ सकती कि मैं वो कहाँ जा रही हूँ। हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए, एडवोकेट होना एक अलग बात है, लेकिन ये कल्पना की जा सकती है कि किसी के साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ होगा। खुलासा कैसे हुआ था, चर्चा में कैसे आया? ये चर्चा में आया केवल मात्र पत्रकारों की वजह से। अगर पत्रकार नहीं होते तो ये कभी भी खुलासा नहीं होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।